अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्की से जुड़ी हुई एक ऐसी मालूमात जो आप सबके लिए खुशी का बाइस बनेगी और सभी मुसलमानों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, 2023 की वो बड़ी खुशखबरी जिसका बेसब्री से तुर्की को और दुनिया भर की आवाम को इंतजार था। तुर्की ने 100 साल पुराना समझौता भी तोड़ा और जहाज़ों पर टैक्स भी लगाना चालू कर दिया। तो कैसे हुआ ये सब और क्या है इसके पीछे की वजह, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सोशल मीडिया यूजर्स लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर लगातार हम तुर्की से जुड़ी हुई एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए देख रहे हैं, जिसमें नाज़रीन मोहतरम बार बार ये बताने की और ये दिखाने की कोशिशें की जा रही है कि तुर्की देश बहुत जल्द ही एक एग्रीमेंट को तोड़ने जा रहा है। एक ऐसा बड़ा एग्रीमेंट जो हमारी दुनिया में आज से लगभग 90 से 100 साल पहले हुआ था। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि तुर्की इस एग्रीमेंट को तोड़ने की पहले भी कई मर्तबा कोशिश कर चुका है, मगर दुनिया की इन बड़ी बड़ी ताकतों के सामने, जो कि इस्लामी दुश्मन भी हैं, उनके सामने तुर्की ये करने में बहुत बार नाकाम भी हो चुका था। अब जब तैयब अर्दगान साहब इलेक्शन फिर से जीत चुके हैं, रजब तैयब अर्दगान साहब फिर से पार्टी के लीडर बन चुके हैं और पूरे तुर्की के भी लीडर बन चुके हैं, तो अब ऐसा क्या बड़ा हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग चौंक गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें इवन 1-2 साल पहले की, तो रजब तैयब अर्दगान साहब ने इस समझौते को 1-2 साल पहले भी तोड़ने की कोशिश की थी। तो उस वक्त रजब तैयब अर्दगान साहब को अपने ही देश की विपक्ष पार्टी से बहुत बड़ा झटका लगा था और उन लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया था, जबकि ये पूरे तुर्की देश के लिए बहुत फायदेमंद होता। लेकिन विरोधी पार्टी तो आप जानते ही हैं, चाहे सत्ता में रहने वाली पार्टी अच्छा भी करे तो विरोधी को वो भी बुरा लगता है। बल्कि दोस्तों, वहाँ की जो विपक्ष पार्टी है उसकी तरफ से वहाँ की गवर्नमेंट यानी रजब तैयब अर्दगान साहब को धमकी तक दे दी गई थी। और यहाँ तक की धमकी में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रजब तैयब अर्दगान साहब ऐसा करते हैं तो उन्हें अंजाम भी इसका भुगतना पड़ेगा। मगर दोस्तों, सवाल अब यही उठता है कि आखिर किस एग्रीमेंट की ये बात चल रही है और एक ये मुआहदा जो चल रहा है, आखिर ये है क्या, इसमें ऐसा क्या मेंशन है और विपक्ष पार्टी को इससे क्या तकलीफ है और तुर्की को इस समझौते को तोड़ने से, इस एग्रीमेंट को तोड़ने से क्या फायदा होगा। आखिर क्या वजह है कि तुर्की की तरफ से इस मुआहदे, इस एग्रीमेंट को तोड़े जाने वाली खबर ने दुनिया के बहुत सारे देशों के न सिर्फ होश उड़ा दिए हैं दोस्तों, बल्कि बहुत सारे देश जो हैं, जो तुर्की के दुश्मन हैं, उन्हें हैरान और परेशान भी कर दिया है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज हमारी इस छोटी सी वीडियो में हम आपको इस एग्रीमेंट से जुड़े सारे सवाल जवाब के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें इस एग्रीमेंट की, तो इस एग्रीमेंट का नाम है मॉन्ट्रेक्स मुआहदा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुआहदा लौज़ान की बात चल रही थी, लेकिन नहीं, ये एक अलग एग्रीमेंट है। इसका नाम है मॉन्ट्रेक्स मुआहदा। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताते चले कि ज्यादातर लोग हम में से पहले से ही ये जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हमारी इस दुनिया से मुस्लिम इतिहास की एक सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत यानी कि सल्तनत उस्मानिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। और उसे खत्म करने के बाद उसकी जगह पर एक छोटा सा तुर्की देश ही बच पाया था। और उस तुर्की को भी उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों ने बहुत सारी बंदिशों में यानी बहुत सारे एग्रीमेंटों में बांध कर रख दिया था। तुर्की के साथ उस दौर में जो बड़ी बड़ी ताकतों ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे, उसके साथ जो उस दौर में इन लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट जो किए थे, यानी जिन मुआहदों में तुर्की को बांधा गया था, उन्हीं में से एक एग्रीमेंट, एक मुआहदे का नाम मॉन्ट्रेक्स मुआहदा था। ये मुआहदा दरअसल 20 जुलाई 1936 को साइन किया गया था और ये मुआहदा तुर्की के आसपास का जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समुद्री इलाका है उससे जुड़े हुए सारे कानूनों को तय करता है। इस एग्रीमेंट की अहमियत को जानने से पहले हम सब के लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि तुर्की जिस जगह पर मौजूद है, यानी उसकी जो लोकेशन है, वो दुनिया की सबसे कीमती जगहों में से एक जगह मानी जाती है। और इसकी वजह दोस्तों साफ है कि तुर्की एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जो लोकेशन एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करती है। यानी तुर्की की जो लोकेशन है, तुर्की का जो एरिया है, वो एशिया यूरोप के बीच एक पुल का काम करता है। इसीलिए जब भी दुनिया के ज्यादातर देश आपस में जब ट्रेड करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं, तो उनको तुर्की की जो लोकेशन है उसका मोहताज होना ही पड़ता है और तुर्की से निकलना ही पड़ता है। और दोस्तों, जमीन की तरह ही तुर्की का जो समुद्री एरिया है वो भी दुनिया भर के व्यापारों में एक बड़ा किरदार अदा करता है। बिजनेस से रिलेटेड दुनिया भर के ज्यादातर जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, तुर्की के इस्तांबुल शहर के नीचे से ही होके गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और इस इमेज में आपको दुनिया का वो समंदर नजर आ रहा है कि जिसको ब्लैक सी का नाम भी दिया जाता है और जो रशिया, यूक्रेन और बल्गारिया, टर्की और इस जैसे बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है। तो दूसरी तरफ आपको इस इमेज में हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा समुद्री एरिया यानी मेडिटेरियन सी भी नजर आ रहा है। और दोस्तों, यही वो कीमती और बहुत
अहमियत वाला एरिया है कि जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में मौजूद है। मगर दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको अपने जहाज को ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी की तरफ आना है तो आपको सी ऑफ मरमरा से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा, और यही वो खास समुद्री एरिया है जो तुर्की के अंदर ही पड़ता है। बल्कि ये कहिए कि ये समुद्री एरिया जो है ये इस्तांबुल शहर में ही मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस एरिया में आप ऐसे ही नहीं आ सकते हैं कि बस मन चाहा और घुस गए, बल्कि तुर्की में इस एरिया में घुसने के लिए दोनों तरफ से गेट बना रखे हैं जिनको स्ट्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर ब्लैक सी से आप सी ऑफ मरमरा में इंटर होंगे तब भी आपको एक स्ट्रेट को यानी इस गेट को पार करना होगा, और इसी तरह से जब आप सी ऑफ मरमरा से निकलेंगे यानी तुर्की के समुद्री एरिया से जब आप निकलेंगे तब भी आपको एक स्ट्रेट को पार करना होगा जिसको डार्डेनल्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जिस स्ट्रेट्स के बारे में हमने आपसे पहले बात की जो ब्लैक सी की तरफ मौजूद है उसे बास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे की बात तो ये बन रही है कि 1936 में जब ये एग्रीमेंट किया गया था तो इस एग्रीमेंट में ये शर्त रखी गई थी कि ये जो पूरा का पूरा समुद्री एरिया है इस पर मालिकाना हक तो हमेशा से तुर्की का ही होगा, मगर जो जहाज बिजनेस पर्पस से यहाँ से निकलेंगे इस समुद्र से होकर गुजरेंगे वो पूरी तरह से आजाद होंगे और उन पर किसी भी तरह का कोई रुकावट या कोई टैक्स तुर्की लगा नहीं पाएगा। तुर्की उनसे कोई टैक्स वगैरह भी नहीं ले सकेगा, यानी कि वो पूरी तरह से आजाद होंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों जिस देश के पास भी इतना जरूरी और इतना इम्पोर्टेंट समुद्री इलाका मौजूद हो वो हर साल सालाना करोड़ों डॉलर्स कमा सकता है। मगर इन सब के बावजूद दोस्तों इस एग्रीमेंट की वजह से जो 1936 में हुआ था पिछले 90 से ज्यादा साल से तुर्की के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। मगर अब आखिरकार तुर्की इस एग्रीमेंट को तोड़ने के पूरे मूड में नजर आया है, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन होने से पहले ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर इस इलेक्शन में भी रजब तैयब अर्दगान साहब जीत जाते हैं और पार्टी में और सत्ता में उनकी वापसी होती है तो वो कोई दूसरा फैसला ले या फिर ना ले मगर इस एग्रीमेंट को वो जरूर तोड़ेंगे। और दोस्तों अब शायद ये चीज पूरी तरीके से सही होती भी नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों अभी यही न्यूज आई है कि टर्की की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि इस्तांबुल के समुद्री इलाके से अब जो भी जहाज सामान लेकर गुजरेगा, ट्रेड करता है, व्यापार करते हुए गुजरेगा, तुर्की गवर्नमेंट अब उससे टैक्स जरूर वसूल करेगी। ये माना भी जा रहा है कि ये टैक्स अब लगभग हर टन के हिसाब से $5 होगा। इतना ही नहीं दोस्तों ये भी तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि हर आने वाले साल में जुलाई के महीने में इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाया करेगा, और अगर महसूस होगा कि टैक्स और बढ़ाया जाना चाहिए तो हर जुलाई के महीने में इसे बढ़ाया भी जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों टर्की के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही मान रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को तोड़ने के बाद अब टर्की के खजाने में लगभग $900 मिलियन की रकम आएगी, जो टर्की की डूबती हुई और निचली स्तर पर जाती हुई इकोनॉमी को बचाने में भी एक बड़ा किरदार अदा कर सकेगी। नाज़रीन मोहतरम यही वो खुशखबरी थी जो तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुर्की ही एक ऐसा देश है जो हमेशा से कौम परस्त देश रहा और कौम के लिए आवाज़ उठाता रहा। इसीलिए लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुर्की के मुश्किलात को और आसान फरमाए और उन्हें खूब तरक्की अता फरमाए, और दुनिया में जहाँ कहीं भी जो अमन परस्त लोग हैं, जो कौम परस्त लोग हैं, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।